तो हमारे हाथ में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का एक ताज़ा नोटिस है। ये एक शुद्धि पत्र है जिसे अंग्रेजी में कॉरिजेंडम कहते हैं, और ये सीधा सीधा उन हजारों शायद लाखों लोगों से जुड़ा है जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट नहीं है। ये दस्तावेज अपने आप में एक कहानी कह रहा है, एक कहानी कि बिहार में सरकारी नौकरी की अहमियत क्या है, और जब लाखों लोग एक ही पद के लिए दौड़ते हैं तो सिस्टम को उसे संभालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी नोटिस की एक एक लाइन को खोद कर देखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है। हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे: फॉर्म भरने का एक दूसरा मौका, परीक्षा का बिल्कुल नया अंदाज, और नंबरों को तौलने की एक ऐसी तकनीक जिसका नाम सुनकर ही थोड़ा सिर चकरा जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई भर्ती आयोग इस तरह का शुद्धि पत्र जारी करता है तो ये किसी बड़ी उथल-पुथल का संकेत होता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आवेदकों का एक तरह से सैलाब आ जाता है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। ये इस पद की जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक ट्रेंड की तरफ इशारा है। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। विज्ञापन संख्या है 872025, पद है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर वो उन लोगों के लिए है जो पिछली बार फॉर्म भरने से चूक गए थे। आयोग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए दरवाजे एक बार फिर खोले जा रहे हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, कोई तैयारी कर रहा हो और आखिरी दिन सर्वर डाउन हो जाए या कोई और गड़बड़ हो जाए तो उसका तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है। आयोग ने इस बात को समझा है। 2025 की डेडलाइन निकल गई थी, उनके लिए ये एक तरह से लाइफलाइन है। पर सवाल ये है कि आयोग इतना मेहरबान हुआ क्यों? इसका जवाब नोटिस में ही छिपा है, और वो भी पहले ही पैराग्राफ में। वजह दी गई है अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण। ये 2 शब्द, अत्यधिक संख्या, ही पूरी कहानी की जड़ हैं। इसका मतलब साफ है कि इस पद के लिए मारामारी जबरदस्त होने वाली है। आयोग को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इतने लोग अप्लाई करेंगे। ये दिखाता है कि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी, स्थिर सरकारी नौकरी के क्या मायने हैं। तो क्या ये पद अचानक से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, या इसके पीछे कोई और वजह है? मुझे लगता है ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ सरकारी नौकरी की स्थिरता और सम्मान, जो हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रहा है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में शायद उतनी अच्छी नौकरियां नहीं बन पा रही हैं। और तीसरा, ये पद खुद में बहुत खास है। ये सिर्फ एक बाबू की नौकरी नहीं है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का मतलब है कि आप शिक्षा से जुड़ी नीतियों को जमीन पर उतारने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें पावर भी है और एक मकसद भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत आकर्षक है। मतलब आयोग को इस परफेक्ट स्टॉर्म का अंदाजा नहीं था, और जब आवेदनों का सैलाब आया तो उन्हें पूरी प्लानिंग बदलनी पड़ी, और शायद इसीलिए अगला बड़ा बदलाव किया गया, है ना? बिल्कुल। जब आपके पास मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि लाखों उम्मीदवार हों तो आप एक ही दिन में सबकी परीक्षा नहीं ले सकते। ये एक लॉजिस्टिकल दुस्वप्न है। जरा सोचकर देखिए, पूरे राज्य में हजारों सुरक्षित परीक्षा केंद्र खोजना, लाखों प्रश्न पत्रों को छापना और बिना लीक हुए उन्हें हर सेंटर तक पहुंचाना, हजारों निरीक्षकों को ट्रेनिंग देना, ये किसी चुनाव कराने से कम नहीं है। इसीलिए आयोग ने परीक्षा को एक दिन के बजाय कई चरणों में, या कहिए कि कई पालियों में कराने का फैसला किया है, और तारीखें भी दे दी है ताकि लोग अपनी तैयारी को उसी हिसाब से ढाल सकें। पहला चरण 10 और 11 जनवरी 2026, दूसरा चरण 12 और 13 जनवरी 2026, और तीसरा चरण 15 और 16 जनवरी 2026। मतलब जनवरी 2026 का तो लगभग पूरा हफ्ता बीपीएससी के नाम ही रहेगा। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला है। इससे प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ये करते हैं, एक बहुत बड़ा और जायज सवाल खड़ा हो जाता है, निष्पक्षता का, फेयरनेस का। और 15 जनवरी वाला पेपर तुलनात्मक रूप से मतलब आसान निकल गया, तो फिर 10 तारीख वाले के साथ तो नाइंसाफी हो गई। उसका स्कोर तो अपने आप कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसकी तुलना कैसे होगी? एकदम सही। यही किसी भी मल्टी सेशन परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती होती है। पेपर की मुश्किल में जरा सा भी फर्क हजारों लोगों के भविष्य पर असर डाल सकता है। कोई उम्मीदवार ये सोचकर निराश हो सकता है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे सबसे मुश्किल पेपर मिल गया। और इसी चुनौती का समाधान इस नोटिस के सबसे टेक्निकल हिस्से में छिपा है।
हाँ, वहाँ एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग ऑफ स्कोर्स। ये सुनने में ही इतना डरावना लगता है कि ज्यादातर लोग इसे पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? और प्लीज कोई भारी भरकम स्टैटिस्टिक्स की बातें नहीं। मैच हो रहे हैं। एक मैच जयपुर की सपाट पिच पर हो रहा है, जहां रन बनाना बहुत आसान है। दूसरा मैच चेन्नई की घूमती हुई पिच पर, जहां गेंद नागिन की तरह लहरा रही है और रन बनाना बेहद मुश्किल है। ठीक है, समझ गया। एक बैटिंग पैराडाइज और दूसरा गेंदबाजों का। कब्रिस्तान कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब जयपुर की पिच पर कोई बल्लेबाज 100 रन बनाता है और चेन्नई की मुश्किल पिच पर कोई दूसरा बल्लेबाज 75 रन बनाकर आउट हो जाता है। अब अगर हम सिर्फ स्कोर देखें तो 100 रन 75 से ज्यादा है, लेकिन क्या जयपुर का शतक चेन्नई के 75 रनों से बेहतर पारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेन्नई में 75 रन बनाना शायद ज्यादा बड़ी बात है। वहां के हालात बहुत मुश्किल थे। बस यही इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग है। ये तकनीक आपके सिर्फ रॉ स्कोर को, मतलब 100 या 75 को नहीं देखती। ये देखती है कि आपने उस पिच पर बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। ये मेथड परसेंटाइल का इस्तेमाल करता है। परसेंटाइल का मतलब है कि आप कितने प्रतिशत लोगों से आगे हैं। हो सकता है कि जयपुर में 100 रन बनाकर भी आप 95वें परसेंटाइल पर हो और चेन्नई में 75 रन बनाकर भी आप 95वें परसेंटाइल पर ही हो। अच्छा, तो ये तकनीक उन दोनों स्कोर को बराबर मानेगी, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच के हिसाब से एक जैसा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मतलब मेरे मुश्किल पेपर में आए 75 नंबर किसी और के आसान पेपर में आए 85 नंबर के बराबर हो सकते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। ये तकनीक मुश्किल और आसान पेपर के लक फैक्टर को खत्म कर देती है। इसका लक्ष्य बहुत सरल है, हर उम्मीदवार को एक बराबर मौका देना, चाहे उसकी किस्मत से उसे कोई भी प्रश्न पत्र मिला हो। और आयोग ने इस तकनीक का नाम साफ साफ बताकर एक तरह से पारदर्शिता दिखाई है। वो कह रहे हैं कि देखिए, हम ये तरीका अपनाएंगे, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? मेरा मतलब, ठीक है, ये गणित के हिसाब से पेपर की मुश्किल को बराबर कर देगा, पर उस साइकोलॉजिकल दबाव का क्या? जो लोग पहले दिन 10 जनवरी को पेपर दे रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या आने वाला है, और जो आखिरी दिन 16 जनवरी को पेपर देंगे, उनके पास 5-6 दिन का विश्लेषण होगा। उन्हें पता होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला इस मनोवैज्ञानिक बढ़त या दबाव को भी माप सकता है? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, और इसका सीधा जवाब है नहीं। कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल इंसानी दिमाग के अंदर चल रही उथल-पुथल को नहीं माप सकता। पहले दिन परीक्षा देने का एक अलग तनाव होता है और आखिरी दिन परीक्षा देने वाले पर जानकारी का एक अलग बोझ होता है। तो ये कहना कि ये सिस्टम पूर्ण निष्पक्ष है, शायद सही नहीं होगा। लेकिन ये आज के समय में हमारे पास मौजूद सबसे अच्छा और सबसे वैज्ञानिक तरीका है। ये परफेक्ट नहीं है, पर ये बाकी सभी तरीकों से कहीं ज्यादा फेयर है। तो फिर इन सब बातों का एक आम उम्मीदवार के लिए क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो 3-4 बातें साफ होती हैं। पहली, अगर फॉर्म नहीं भर पाए थे तो 12 दिसंबर 2025 तक आखिरी मौका है। इससे गंवाना नहीं है, और आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है। सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, पहले या दूसरे दिन ही फॉर्म भर देना सबसे समझदारी है। दूसरी बात, परीक्षा जनवरी 2026 में कई दिनों तक चलेगी, तो दिमागी तौर पर तैयार रहना है। अपनी तैयारी की लय को जनवरी के मध्य तक बनाए रखना है, और इस बात की चिंता नहीं करने कि मेरा पेपर पहले दिन है या आखिरी दिन। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अपने स्कोर को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर पेपर मुश्किल लगे तो घबराना नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल होगा। और अगर आसान लगे तो ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वो सबके लिए आसान होगा। ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, उस पेपर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, बाकियों से बेहतर करना। क्योंकि अंत में आपका परसेंटाइल रैंक ही मायने रखेगा, आपका रॉ स्कोर नहीं। ये बात जानना उम्मीदवारों का आधा तनाव तो वैसे ही कम कर देगा। उन्हें बस अपने पेपर पर फोकस करना है, आसपास के शोर पर नहीं। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें, तो ये नोटिस सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। ये पूरे भारत में बड़े पैमाने पर भर्ती आयोजित करने की चुनौतियों को दिखाता है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग, हर जगह यही हो रहा है। आवेदकों का सैलाब, लॉजिस्टिक्स की जटिलताएं और निष्पक्षता बनाए रखने का दबाव,
ये दिखाता है कि अब भर्ती एजेंसियां सिर्फ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं, उन्हें अब डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और इवेंट मैनेजर भी बनना पड़ रहा है। तो आज की हमारी इस बातचीत का निचोड़ यही है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए आवेदन का एक और दरवाजा खुल गया है। परीक्षा जनवरी में कई पालियों में होगी और सबके साथ न्याय हो, इसके लिए इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग नाम की एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। और हाँ, एक जरूरी बात, नोटिस के अंत में साफ लिखा है कि 22 अगस्त 2025 वाले मूल विज्ञापन की बाकी सभी शर्तें वैसी ही रहेंगी। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। ये सिर्फ कुछ बदलावों की सूचना है, पूरा विज्ञापन नहीं बदला है। लेकिन ये पूरी चर्चा मेरे मन में एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। वो क्या है? देखिए, आयोग ने निष्पक्षता के लिए इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग जैसी उन्नत तकनीक का जिक्र करके बहुत अच्छा काम किया है। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी सांख्यिकीय मॉडल, जिसे कई लोग ब्लैक बॉक्स की तरह देखते हैं, क्या वो उम्मीदवारों का भरोसा पूरी तरह जीत सकता है? क्या गणितीय रूप से निष्पक्ष होना और महसूस करने में निष्पक्ष होना एक ही बात है? शायद इन भर्ती आयोगों के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गणित को सही करना नहीं, बल्कि उस गणित को इतने सरल तरीके से समझाना है कि हर उम्मीदवार को ये महसूस हो कि सिस्टम उसके साथ है, उसके खिलाफ नहीं। ये एक कम्युनिकेशन की चुनौती है, गणित की नहीं।